सोचिए, एक सुनहरा दरवाजा जो सिर्फ खूबसूरती नहीं, हिम्मत भी परखता है, जहाँ एक हल्की सी आहट जिंदगी और मौत का फैसला बन सकती है। और इसी दरवाजे से गुजरने वाली हैं 3 राजकुमारियां। लेकिन असली परीक्षा अभी शुरू होनी है। दरबार में सन्नाटा छाया हुआ है। सामने खड़ा है एक सुनहरा दरवाजा, इतना पतला कि बस शरीर का अंदाजा ही सब कुछ तय कर दे। उस पर टंगी छोटी छोटी घंटीदार पायलें जो जरा सी टक्कर पर मधुर लेकिन डरावनी आवाज निकाल देती हैं। ऐलान साफ है, सिर्फ वही औरत इस दरवाजे से गुजर सकती है जिसके शरीर में सुनहरे संतुलन की खूबी हो। सबसे पहले आगे बढ़ती है पश्चिमी लिंग की राजकुमारी। वो अपने भारी गहने उतारती है और पूरे आत्मविश्वास के साथ कदम रखती है। भीड़ की निगाहें उसी पर टिकी हैं। वो फूल की तरह धीरे धीरे आगे बढ़ती है और बिना एक भी आवाज किए दरवाजा पार कर जाती है। दरबार में हलचल, राजा की आंखों में दिलचस्पी। अब बारी आती है मिस्र की राजकुमारी की। उसकी चाल में अलग सी नजाकत है। कदम इतने हल्के जैसे जमीन को छू भी न रहे हो। वो भी दरवाजे से निकल जाती है और एक भी घंटी नहीं बजती। अब माहौल और भी गंभीर हो चुका है, लेकिन असली ध्यान अब जाकर टिकता है मियां राजकुमारी पर। वो धीरे से अपना नकाब हटाती है और पूरा दरबार जैसे सांस लेना भूल जाता है। ऐसी खूबसूरती जो नजरें झुका दे। वो बाहरी वस्त्र उतारती है और उसका संतुलित सधा हुआ शरीर किसी मूर्ति से कम नहीं लगता। मर्दों की निगाहें शर्म से झुक जाती हैं, लेकिन मियां बिल्कुल नहीं झिझकती, क्योंकि उसे भरोसा है अपने हर कदम पर। जांघों से कंधों तक, कमर से गर्दन तक, हर चीज में झलकता है शाही आत्मविश्वास। तीनों राजकुमारियों का ये प्रदर्शन राजा को भीतर तक हिला देता है। वो फैसला करता है खुद उनसे बातचीत करने का। सबसे पहले वो पश्चिमी लिंग की राजकुमारी की तारीफ करता है। तुम्हारी सुंदरता अंधेरी रात में मोती की तरह चमकती है। वो झुककर जवाब देती है, महाराज, सुंदरता सिर्फ चेहरे में नहीं होती, असल खूबसूरती आत्मा के भीतर बसती है। राजा फिर मिस्र की राजकुमारी की ओर देखता है। इतनी दूर से आने के लिए धन्यवाद देता है। वो मुस्कुरा कर कहती है, मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको थोड़ा सा आनंद देना था। अब राजा की निगाहें टिकती हैं मियां राजकुमारी पर। वे पूछता है, तुम मेरी आंखों से क्यों बचती रहती हो? क्या ये घमंड है? मियां शांत स्वर में कहती है, सिर्फ सुंदरता एक खाली आईने की तरह होती है महाराज, उसका कोई अर्थ नहीं जब तक उसमें साहस और हिम्मत ना हो। और यहीं से कहानी अचानक एक खौफनाक मोड़ लेती है। राजा इशारा करता है। 3 प्याले लाए जाते हैं। तीनों में शराब भरी जाती है, लेकिन इनमें से एक प्याला जहर से भरा हुआ है। दरबारी घबरा जाते हैं। ये प्रतियोगिता नहीं, मौत है। राजा भी पल भर सोचता है, फिर कहता है, जो डरता है वो अभी हट सकता है। जहर साबित करने के लिए 3 कैदियों को बुलाया जाता है। एक घूंट और एक कैदी वहीं ढेर हो जाता है। अब राजकुमारियों की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है। नए प्याले लाए जाते हैं, जगह बदल दी जाती है। जैसे ही आंखों से पट्टी हटती है, मिस्र की राजकुमारी सबसे पहले पीछे हट जाती है। उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। वो समझ चुकी थी कि ये खेल ताज का नहीं, सीधे मौत से आंख मिलाने का है। अब बचती है हेलेन राजकुमारी। डर उसे भी लग रहा था, लेकिन दिल में एक ही ख्वाहिश थी, राजमुकुट और रानी बनने का सपना। इसीलिए वो रुकती है। लेकिन जब शराब का प्याला उठाने की बारी आती है, उसके हाथ कांपने लगते हैं, क्योंकि कोई भी अपनी जान से मजाक नहीं करता। घुटन इतनी बढ़ जाती है कि वो दबाव कम करने के लिए कहती है, पहले मियां पिए। और यहीं पर सब कुछ बदल जाता है। मियां राजकुमारी बिल्कुल शांत, चेहरे पर न डर न हिचक। वो बिना एक पल सोचे प्याला उठाती है और एक ही घोट में पी जाती है। पूरा दरबार सन, लेकिन मियां को कुछ नहीं होता। अब हेलेन का डर दुगुना हो जाता है, क्योंकि अब सामने है आधी जिंदगी आधी मौत। दिल इतनी तेज धड़कने लगता है कि वो सह नहीं पाती। आखिरकार वो भी पीछे हट जाती है और रानी बनने की दौड़ से बाहर हो जाती है। लेकिन जो आगे होता है वो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। मियां हेलेन का छोड़ा हुआ प्याला उठाती है और फिर से एक ही घूंट में खत्म। हेलेन की आंखें फटी रह जाती हैं। लेकिन रुकिए, अभी असली झटका बाकी था। मियां आगे बढ़ती है, तीसरा प्याला भी उठाती है जिसे सब जहर मान चुके थे, और बिना किसी डर के वो भी पी जाती है। फिर वो धीरे से राजा की ओर देखती है और मानो बिना शब्दों के कह देती है, एक ऐसा राजा जो अपने राज्य को समृद्ध बनाना चाहता है, वो बेगुनाहों का खून कैसे करेगा? और सच में वो कैदी जो मरा हुआ लग रहा था, असल में जिंदा था, बस नाटक कर रहा था। राजा मियां की समझ, साहस और बुद्धि से बेहद प्रभावित होता है और उसी वक्त मियां को अपनी रानी घोषित कर देता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि राजा को नहीं पता था कि जिस रानी को उसने चुना है वही उसे इतिहास का सबसे रंगीन, सबसे बड़ा धोखा खाने वाला राजा बना देगी। अब कहानी हमें ले जाती है एक पुराने वक्त में, जब एक विदेशी राजकुमारी का काफिला शहर में दाखिल होने वाला था, लेकिन रास्ते में रेगिस्तान के लुटेरों ने हमला कर दिया। लुटेरों का सरदार राजकुमारी को देखते ही मोहित हो गया और उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने का फैसला कर लिया। इसी दौरान एक घायल दासी को बचाता है योद्धा वांग देफा, और उसी से उसे राजकुमारी के अपहरण की खबर मिलती है। देफा बिना समय गवाए
अपने घुड़सवार सैनिकों को लेकर पीछा करता है। लुटेरे ज्यादा देर टिक नहीं पाते, कुछ ही हमलों में उनका दल बिखर जाता है। आखिरकार लुटेरा सरदार राजकुमारी को लेकर एक पहाड़ी गुफा में छिप जाता है। देफा भी वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन जगह इतनी खतरनाक है कि सीधा हमला दोनों तरफ भारी नुकसान पहुँचा सकता है। इसलिए देफा बातचीत का रास्ता चुनता है। लुटेरा मांग करता है 100 सोने के सिक्के। राजकुमारी चेहरा ढंके हुए थी, लेकिन फिर भी देफा उस पर मोहित हो चुका था। वे बिना सोचे अपनी सारी जमा पूंजी दे देता है। लुटेरे जाते हैं, राजकुमारी नकाब हटाती है और देफा समझ जाता है ये कोई आम औरत नहीं बल्कि दुनिया की सबसे खूबसूरत परी है। देफा खुद को रोक नहीं पाता और उसी पल राजकुमारी भी इस बहादुर और खूबसूरत योद्धा के प्यार में पड़ जाती है और यहीं से एक ऐसा रिश्ता शुरू होता है जो आगे चलकर एक पूरे साम्राज्य की तकदीर बदल देगा। अंधेरी गुफा के भीतर उस पल दोनों अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाए। वक्त थम सा गया और उसी एक पल ने आने वाले तूफान की नींव रख दी। इसके बाद वांग देफा को सोंगकिंग साम्राज्य का दूत बना दिया जाता है और उसी जिम्मेदारी के साथ वो खुद अपने दिल को तोड़कर अपनी मोहब्बत को बगदाद तक पहुंचाने निकल पड़ता है। दिल मानने को तैयार नहीं था, लेकिन अगर राजकुमारी को सुरक्षित न पहुंचाया जाता तो दो मुल्कों के बीच जंग तय थी और आखिरकार वांग देफा को बेबस होकर देखना पड़ता है कि उसकी मोहब्बत बगदाद की रानी बन चुकी है। लेकिन जुदाई इतनी आसान नहीं थी। काफिले के रवाना होने से ठीक पहले वांग देफा चोरी छुपे महल में घुसता है, बस एक आखिरी बार एमेली को देखने के लिए। जैसे ही दोनों आमने सामने आते हैं, बरसों का दर्द एक पल में उमड़ पड़ता है और वो एक दूसरे को थाम लेते हैं। लेकिन उसी वक्त राजा वहाँ आ जाता है। दरबार की हवा सख्त हो जाती है। राजा आग बबूला हो उठता है और गुस्से में हुक्म सुना देता है कि इस बेवफा रानी को नीच दर्जे के गुलामों के हवाले कर दिया जाए। गुलाम खुशी से पागल हो जाते हैं। भीड़ टूट पड़ती है और उस बेचारी औरत को कंधों पर उठा ले जाती है। लेकिन ये सब यूं ही नहीं हुआ था। दरअसल रानी चुने जाने से पहले ही एमेली का दिल वांग देफा को दे चुका था और कोएर, जो रानी बनने की दौड़ में हार चुकी थी, उसका दिल बदले की आग में जल रहा था। उसे याद आता है नाच के दौरान रानी की आंखों में छुपी मोहब्बत और वांग देफा की बेचैनी। वहीं से वो समझ जाती है कि इन दोनों के बीच कोई गहरा राज छुपा है। वो एमिली की दासी को खरीद लेती है और बहाने से वांग देफा को महल बुलवाती है। हालांकि दूतावास वापसी की तैयारी कर चुका था, लेकिन आखिरी मुलाकात की चाह वांग देफा को मजबूर कर देती है। वो भेस बदलकर जेवरात के व्यापारी के रूप में महल पहुंचता है और उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं होता कि वो पहले से ही जाल में फंस चुका है। जैसे ही राजा महल लौटता है, दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया जाता है। राजा की इज्जत मिट्टी में मिल जाती है, लेकिन वांग देफा एक विदेशी दूत था, इसलिए राजा उसे सीधे सजा नहीं दे सकता, बस उसे तुरंत देश से निकाल दिया जाता है। लेकिन एमिली अब बगदाद की रानी थी और उसके लिए माफी की कोई गुंजाइश नहीं थी। जल्द ही सजा का दिन आ जाता है। सफेद कपड़े में लिपटी एमिली सबके सामने लाई जाती है। धर्मगुरु उसके अपराध पढ़ता है और फैसला सुनाया जाता है कि उसे सबके सामने कोड़ों से सजा दी जाएगी। तभी भीड़ को चीरता हुआ वांग देफा आगे बढ़ता है। वो चिल्लाकर कहता है, इस सजा को मैं सहूंगा। ये बात राजा को पसंद आ जाती है, क्योंकि दूत होने के कारण वो उसे छू नहीं सकता था। लेकिन अब वांग देफा खुद आगे आ गया था। कोड़े बरसते हैं, एक के बाद एक। उसका जिस्म लहूलुहान हो जाता है, लेकिन वो एक आह तक नहीं भरता, क्योंकि बगदाद के कानून के मुताबिक सिर्फ वही शख्स जिसे मौत की सजा मिली हो सबसे बड़ा अपराधी माना जाता है और उन्हें ही रानी के नाम पर सब कुछ छीन लेने का हक होता है। और यहीं से कहानी एक और भयानक मोड़ लेने वाली है। राजा धीरे से मुड़कर राजगुरु की तरफ देखता है। राजगुरु भी सिर झुकाकर मान लेता है कि कानून में वाकई ऐसी भयानक धारा मौजूद है। ये सुनते ही एमिली टूट जाती है, पूरी तरह बिखर जाती है, क्योंकि जो सजा उसे मिलने वाली थी वो मौत से भी ज्यादा डरावनी थी। वो जितना भी चीखती है, जितना भी हाथ पांव मारती है, लेकिन उन टेढ़ी नजरों वाले बूढ़े वहशी गुलामों के सामने उसकी एक नहीं चलती। रात होते ही जब गुलाम अपनी दरिंदगी दिखाने ही वाले होते हैं, तभी अचानक घोड़ों की टापों की गूंज अंधेरे को चीरते हुए वांग देफा अपने घुड़सवारों के साथ पहुंचता है। चारों तरफ से गुलामों को घेर लिया जाता है और अगले ही पल एमिली को जबरदस्ती वहां से छुड़ा लिया जाता है। खबर जैसे ही राजा तक पहुंचती है, वो आग बबूला हो जाता है और बिना देर किए पूरी फौज को पीछा करने का हुक्म देता है। लेकिन भागना आसान नहीं था। एमिली अब किसी और की पत्नी थी। वो अपने देश वापस नहीं जा सकती थी। दोनों को मजबूरी में अपने दोस्तों से विदा लेनी पड़ती है और अकेले ही मौत की ओर भागती जिंदगी शुरू हो जाती है। लेकिन वांग देफा पहले से ही गंभीर रूप से घायल था। लगातार सफर, धूप, प्यास और जख्म, आखिरकार वो जमीन पर गिर पड़ता है बेहोश। अब बारी आती है मियाँ की। वो घोड़े को सामने खड़ा कर देती है ताकि देफा पर धूप न पड़े। फिर अकेले पानी की तलाश में निकल जाती है। काफी दूर चलने के बाद
एक छोटा सा पानी का गड्ढा दिखता है। मियाँ बिना सोचे उस पर टूट पड़ती है और कई घूंट पी जाती है। लेकिन तभी पीछे से एक आवाज, राजा अचानक उसके सामने खड़ा होता है। वो बताता है कि वो अब भी मियाँ से प्यार करता है और उसने उन्हें इसलिए नहीं मारा ताकि वो इस दर्दनाक पलायन में टूट जाए और खुद लौटकर महल आ जाए। मियाँ को अपने पाले में करने के लिए राजा सोने की थैली और पानी की मश्क जमीन पर रख देता है और चुपचाप लौट जाता है। जब मियाँ वापस आती है तो रियालो अचानक होश में आता है, पागलों की तरह बड़बड़ाता है और फिर दोबारा बेहोश हो जाता है। अब मियाँ के पास कोई रास्ता नहीं बचता। वो उसे लेकर फिर से चल पड़ती है। लगभग हार मान चुकी मियाँ को दूर एक गाँव दिखाई देता है। उसे लगता है शायद अब बच जाएंगे, लेकिन गाँव वाले उसे ऐसे देखते हैं जैसे वो कोई भेड़िया हो। कोई मदद नहीं करता। एक बूढ़ा आदमी बस बगदाद की दिशा में उंगली उठा देता है। तभी मियाँ समझ जाती है ये इलाका भी बगदाद के ही कब्जे में है। अब आगे बढ़ना मतलब तय मौत, ना सिर्फ रियालो की बल्कि अपनी भी। आखिरकार वो फैसला करती है वापस लौटने का। कम से कम रियालो की जान तो बच सके। जब मियाँ फिर से बगदाद पहुँचती है, राजा बेहद खुश होता है। उसे लगता है इश्क का दर्द चखने के बाद मियाँ अब दिल से उसकी रानी बनेगी। लेकिन मियाँ का दिल अब भी सिर्फ रियालो के लिए धड़कता है। वो राजा से वादा करती है, अगर आप रियालो की जान बचा लें तो मैं हमेशा के लिए आपकी वफादार रानी बन जाऊंगी। राजा ये शर्त मान लेता है, लेकिन ये बात सेलिन राजकुमारी के कानों तक पहुंच जाती है। वो गुस्से में अपनी माला तोड़ देती है और बुदबुदाती है, जब रानी बनना ही नहीं है तो राजा को ही मार डालते हैं। और यहीं से एक नई साजिश जन्म लेती है। सेलिन अब साफ साफ खुद रानी बनना चाहती थी, इसलिए उसने महासेनापति से हाथ मिला लिया और पूरे राज्य में विद्रोह की आग भड़काने की तैयारी शुरू हो गई। इधर रियालो को जब होश आता है तो उसे पता चलता है कि मियाँ ने अपनी आज़ादी कुर्बान करके उसकी जान बचाई है। ये सच उसे अंदर से तोड़ देता है। वो विरोध करना चाहता है, लेकिन अब उसके पास कोई ताकत नहीं बची थी। आखिरकार वो भारी दिल से महल छोड़ने पर मजबूर हो जाता है और उसी रात मियाँ रानी के रूप में अपना फर्ज निभाने जा ही रही थी कि तभी तलवारों की टकराहट, जी है आग, विद्रोही सैनिक महल पर टूट पड़ते हैं। शाही अंगरक्षकों की मदद से मियाँ और राजा किसी तरह बाहर निकलते हैं, लेकिन महासेनापति राजा को भागने नहीं देना चाहता। वो पूरी सेना लेकर पीछा शुरू कर देता है। एक भयानक मुठभेड़ के बाद राजा तो बच निकलता है, लेकिन मियाँ पकड़ ली जाती है। रास्ते में अचानक मियाँ घोड़ा मोड़कर सीधे खाई की तरफ दौड़ाती है और छलांग वो गहरे पानी में गिर जाती है। सबको लगता है खत्म हो गई, लेकिन किस्मत अब भी उसके साथ थी। कुछ स्थानीय लोग उसे बाहर निकाल लेते हैं और जब उसे होश आता है तो पता चलता है कि रियालो की घुड़सवार सेना कुछ ही देर पहले यहाँ से गुजरी है। मियाँ एक पल भी नहीं सोचती, एक बड़ा काला घोड़ा उधार लेती है और रियालो के पीछे दौड़ पड़ती है। लेकिन किस्मत फिर इम्तिहान लेती है। घोड़ा थक कर रास्ते में गिर पड़ता है। मियाँ दूर से रियालो को आवाज देती है, लेकिन फासला इतना ज्यादा था कि उसकी आवाज हवा में खो जाती है। अब वो पैदल ही चल पड़ती है, हालांकि उसे पता है पैदल चलकर घुड़सवार सेना को पकड़ना नामुमकिन है। थककर वो रेत पर घुटनों के बल गिर जाती है और आसमान की ओर देखकर दुआ मांगती है, मुझे यूं अकेला मत छोड़ो। और तभी आसमान बदलने लगता है। तेज हवाएं, रेत का तूफान, पूरा इलाका अंधेरे में डूब जाता है। रियालो की सेना मजबूरन रुक जाती है और नीचे की जगह पर पनाह लेती है। ये मियाँ के लिए उम्मीद की एक किरण बन जाती है। वो आंधी के बीच एक एक कदम रखती हुई आगे बढ़ती है, लेकिन कमजोर शरीर आखिरकार जवाब दे देता है और वो रेत पर गिर जाती है बेहोश। इधर तेज हवा में रियालो का रुमाल उड़ जाता है, वही रुमाल जो मियाँ ने उसे तोहफे में दिया था। रियालो बिना सोचे आंधी में वापस दौड़ता है, क्योंकि ये तोहफा वो कभी नहीं खो सकता। और तभी उसे रेत पर एक औरत पड़ी दिखती है। वो उसे उठाता है और अगले ही पल सन रह जाता है। ये मियाँ थी। रियालो खुशी से उसे चूम लेता है, मानो यकीन ही ना हो रहा हो कि इतनी मुसीबतों के बाद वो फिर मिल गए हैं। लंबे सफर, दर्द और बिछड़ने के बाद दोनों आखिरकार एक दूसरे के सामने थे। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। मियाँ हिम्मत जुटाकर रियालो से कहती है, राजा अब भी जिंदा है और विद्रोहियों से घिरा हुआ है। उसी वक्त राजा की टुकड़ी चारों ओर से घेर ली जाती है। एक भयानक कत्लेआम शुरू होने ही वाला होता है। राजा के वफादार एक एक करके गिरते हैं और राजा खुद तलवार लेकर आखिरी दम तक लड़ रहा होता है। तभी दूर से नगाड़ों और सींगों की आवाज, रियालो की घुड़सवार सेना कयामत की तरह टूट पड़ती है। ये वही योद्धा थे जो हर जंग में मौत को मात देते आए थे। थके हुए विद्रोही इस तूफान को झेल नहीं पाते और यहीं से फैसले की लड़ाई शुरू होती है। जो लड़ाई शुरू हुई थी वो अब किसी जंग जैसी नहीं, सीधे एक तरफा कत्लेआम बन चुकी थी। विद्रोही सैनिक टिक ही नहीं पाए
और कुछ ही देर में उनकी पंक्तियां टूट गईं। रेलो सीधे महासेनापति के पीछे पड़ता है। पहाड़ों के बीच दोनों की जबरदस्त भिड़ंत होती है। तलवारें टकराती हैं, घोड़े बिदकते हैं और आखिरकार एक आखिरी बार महासेनापति सीधे खाई में गिरा दिया जाता है और वहीं विद्रोह का अंत हो जाता है। उधर इस साजिश की दूसरी मास्टरमाइंड सेलिन राजकुमारी, वो तो महल पर हमले के पहले ही दिन अपनी ही लालची दासी के हाथों छुरा खा चुकी थी। हालांकि सेलिन ने आखिरी सांसों में दासी को तीर से मार गिराया, लेकिन वो एक बार उसकी जान ले चुका था। अब सब कुछ शांत हो चुका था। राजा रेलो की ओर देखता है और उसकी जान बचाने के लिए दिल से शुक्रिया अदा करता है। फिर वो वही करता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वो मिया और रेलो की मोहब्बत को आजाद कर देता है। राजा मिया से प्यार करता था, लेकिन वो जान चुका था कि वो गंभीर रूप से घायल है और उसका वक्त अब ज्यादा नहीं बचा। इसलिए दिल पर पत्थर रखकर वो पीछे हट जाता है। मिया राजा की इस कुर्बानी को समझ जाती है और भराई आंखों से उसके सामने घुटनों के बल बैठ जाती है। धीमे स्वर में कहती है, अगर मेरे पास 2 दिल होते तो एक हमेशा आपके नाम होता। राजा बस मुस्कुरा देता है और आखिर में मिया और रेलो उसकी मातृभूमि लौट जाते हैं, जहाँ कोई ताज नहीं, कोई साजिश नहीं, कोई युद्ध नहीं, सिर्फ प्यार, सुकून और एक नई जिंदगी। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप इस कहानी में किसके साथ होते, राजा के या रेलो के।